नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। फ्रांस द्वारा भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए की राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की न्यायिक जांच का आदेश दिए जाने के बाद से कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी जांच की मांग कर रही है। आज भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोल चालू किया और पूछा कि जेपीसी जांच के लिए मोदी सरकार तैयार क्यों नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 4 विकल्प दिए गए। इसमें पहला ऑप्शन था अपराध बोध, मित्रों को भी बचाना है। तीसरा है जेपीसी को राज्यसभा सीट नहीं चाहिए। ये सभी विकल्प सही हैं। ये चौथा विकल्प था। दरअसल फ्रांसीसी वेबसाइट मीडिया पार्ट के अनुसार दो सरकारों के बीच हुए इस सौदे को लेकर जांच 14 जून को औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। इस डील पर फ्रांस और भारत के बीच 2016 में हस्ताक्षर हुए थे। डील में कथित अनियमितताएं की बात कही जा रही है और इसी को लेकर अप्रैल में मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट सामने आने और फ्रांसीसी एनजीओ शेरपा की ओर से शिकायत दर्ज कराई जाने के बाद पीएनएफ द्वारा जांच का आदेश दिया गया और उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से केंद्र की सरकार पर हमलावर है और जेपीसी जांच की मांग कर रही है। और इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार कांग्रेस का तर्क क्या है, कांग्रेस क्या कुछ कहती नजर आ रही है, आइए सुनते हैं। में भ्रष्टाचार साबित है, सामने है। जो कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी कहते रहे हैं वो प्रथम दृष्टि से आज साबित हो गया। 3 पहलू मैं आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले 14 जून 2021 को फ्रांस के पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस पीएनएफ ने राफेल कागजात की में भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म, नाजायज तौर से प्रभाव डालने और नाजायज तौर से लोगों को कैंडिडेट बनाने राफेल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का, उसको लेकर एक भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जिनके समय में राफेल एयरक्राफ्ट की डील मोदी जी ने साइन की थी, श्री फ्रांसवा हॉलैंड, उनकी भूमिका की भी जांच होगी। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रोन की भी जांच होगी और उनके साथ साथ उस समय के फ्रांस के रक्षा मंत्री जो आज विदेश मंत्री हैं तथा अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस भी जांच के घेरे में है। दूसरा, मोदी सरकार और स्वीटा डील भी अब सामने आ गई है। फ्रेंच वेबसाइट मीडिया पार्ट ने अब एक समझौता जो दसॉल्ट एविएशन और रिलायंस के बीच में हुआ था उसके तथ्य सामने रख दिए हैं, कागजात सहित। और सितंबर 2016 में भारत सरकार, मोदी सरकार ने यह मान लिया। अब इन सारे खुलासों के बाद इन भ्रष्टाचार विरोधी क्लॉजेस को हटा देना और ज्यादा पूरे मामले को संदेह के घेरे में ले आता है। इसलिए सवाल बड़ा सीधा है कि अब भ्रष्टाचार की परतें खुल चुकी हैं। प्रथम दृष्टि से राफेल स्कैम सामने है, राफेल में भ्रष्टाचार सामने है, सरकारी खजाने को चूना लगाना सामने है और देश हित का विरोध करना या देशद्रोह सामने है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सामने आकर अब राफेल घोटाले की जेपीसी जांच करवाएंगे? सवाल इतना ही है। अब आपने कांग्रेस के आरोप सुने, कांग्रेस की बात सुनी, लेकिन बीजेपी इसको लेकर क्या हमलावर कर रही है, क्या कहती नजर आ रही है, वो भी सुनना जरूरी है। आइए सुनते हैं। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी आज झूठ और भ्रम का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। किस प्रकार से झूठ फैलाना है, किस प्रकार से भ्रम फैलाना है, इसका पर्यायवाची शब्द आज कांग्रेस बन चुका है। आज पुनः राफेल को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है, जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है, वो हम सब ने देखा है। अभी ये बताया गया कि फ्रांस के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन होने वाला है राफेल को लेकर। स्वाभाविक है, किसी भी देश में, किसी भी सोवरेन कंट्री में अगर कोई भी एनजीओ किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है,
और वहां की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, तो इसको एक करप्शन के रूप में देखने की आवश्यकता है, ये हमें नहीं लगता है। और एक मैजिस्ट्रेट को अलॉट किया गया है इस पूरे विषय को देखने के लिए, ये ठीक वैसे ही है। आप देखते होंगे भारतवर्ष में जिस प्रकार से कोई फाइल आती है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास और वो फाइल के ऊपर हस्ताक्षर करता है कि प्लीज एक्ट अकॉर्डिंगली, बस वैसे ही है। किसी ने कंप्लेन किया, एक एनजीओ ने कंप्लेन किया है, उस एनजीओ का नाम भी आपके सामने आया है, फ्रांसिस सेरपा, ऐसा एक एनजीओ का नाम है। उन्होंने राफेल को लेकर, वो पहले भी कंप्लेन करते रहे थे, कंप्लेन किया है, एक मैजिस्ट्रेट असाइन किया गया है। मगर इस पूरे प्रकरण को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से राजनीति आरंभ कर रहे हैं, यह दुखद है और यह हम सब देख रहे हैं। कोई पहली बार नहीं है जो राहुल गांधी ने भ्रम में डालने की कोशिश की है। आज हम जहां राहुल गांधी से जानना चाहते हैं, गांधी परिवार से जानना चाहते हैं कि बंधुगण, ये जो डिफेंस कंपनीज होती हैं, इनके आपस में कई राइवलरीज होती है। ये जो रफाल हम दसों एविएशन से लिया है हमने, जो कंपीटिंग कंपनीज होती हैं और जो कंपीटिंग बॉडीज होती हैं, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी उनके हाथ के एक कठपुतली के रूप में एक्ट कर रहे हैं और आरंभ से ही भ्रम की राजनीति इसी कारण से कर रहे हैं। ही हैज बीन लाइंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग because probably he is acting as an agent or some member of the Gandhi family is acting as an agent for a competing company. बंधुगण, इसमें कुछ फैक्ट्स में रखना चाहूंगा। आज इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात हो रही है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, हिंदुस्तान का CAG, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट, रफाल को लेकर इन दोनों हाईएस्ट बॉडीज ने अपने रिपोर्ट को भारत के सामने, अपने रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखा। और इसी तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए राहुल आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल आनंद जी एनबी न्यूज पर। सबसे पहला कमेंट सर इसी बात को लेकर कि कांग्रेस 2019 में जिस जिन को लेकर मैदान में उतरी थी, लोकसभा चुनावों में लगातार आप लोगों पर हमलावर रही थी, और राफेल के उसी जिन को लेकर एक बार फिर से मैदान में है कांग्रेस। राहुल जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? राहुल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन उनसे संपर्क फिर से साधा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने इस तरीके से राफेल की इस डील को लेकर सवाल खड़े किए हों। ये सवाल बहुत पहले से उठते हुए हैं। जब से यह डील हुई थी उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही, ये आरोप लगाती रही कि जो डील उनकी सरकार में हो रही थी, यूपीए सरकार में जिस डील को आधी कीमत भी किया जा रहा था, वो डील इतनी महंगी क्यों हो गई। अब ये विवाद क्या है ये भी हम समझा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। इसका निर्माण दसा एविएशन ने किया है। जो राफेल है उसका निर्माण दसा एविएशन ने किया है, जो कि फ्रांस की कंपनी है। राफेल विमानों को वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा सक्षम लड़ाकू विमान माना जाता है। भारत ने 2007 में 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी यूपीए सरकार के दौरान, जब तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने भारतीय वायुसेना से प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। राफेल कई भूमिका निभाने वाला और दोहरे इंजन से लैस फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है, इसीलिए इसको चुना गया था। और इसके साथ ही तभी से लेकर आज तक हमारे भारतीय सेना को इसका इंतजार था। और इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ राहुल आनंद जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। राहुल आनंद जी, लोकसभा चुनावों में लगातार कांग्रेस जिस जिन को लेकर जनता तक पहुंची, उस जिन को एक बार फिर से निकाल लिया है, किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए मोहित जी, सबसे अहम बात यह है कि देश की जो सुरक्षा मामला है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा मामला है, उस पे किसी प्रकार का कोई संदेश किसी भी पार्टी को नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस ने राफेल को लेकर जनता के बीच में गए जरूर थी, लेकिन जनता ने इनको सिरे से नकार भी दिया था। और राफेल ने अपनी मजबूती के साथ हमारे विश्वास को जीता और देश की जनता के सामने हमने उसको रखा भी। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे देश में 3 खेप की राफेल पहुंच भी चुकी है। और अभी भी जो विवाद की स्थिति बन रखी है, ये कांग्रेस ने बना रखी है। ये बहुत ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार के आरोप नहीं लगे हैं अभी तक, कि किसी ने ये नहीं कहा कि मोदी की मंत्री किसी घोटाले में पाए गए हैं या कुछ भी। लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर वक्त कांग्रेस हम पे आरोप लगाती रही है। ये तो सबूत तक मांगी है अपने आर्मी के जवानों के लिए,
तो इससे मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो है हमारी देश की यथास्थिति काफी अच्छी है और राफेल की तैनाती से दुश्मनों के साथ तो जरूर खट्टे हो चुके हैं जी। लेकिन राहुल आनंद जी, अब आखिरकार एक बार फिर से जब कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या वजह नजर आता है, क्यों आखिरकार कांग्रेस इस मुद्दे को फिर से उठा रही है? देखिए, कांग्रेस के पास अपनी कोई वजूद नहीं बची है, इसलिए सरकार को इधर उधर की बातों से घेरती है। आप सरकार को तो उस वक्त भी घेरा था जब हमने उड़ी और सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उस वक्त उन्होंने सबूत मांगा था और बाद में पाकिस्तान ने भी इस चीज को क्लियर किया और विदेशी मीडिया ने भी क्लियर किया। तब जाकर कांग्रेस मानी कि हमारे देश के जवान वही है जो पराक्रम दिखा सकते हैं। और हमने कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं की है, बस मैं इतना चाहता हूं कि हमारा देश जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, जिसको हर वक्त अलग रूप में दिखाने का प्रयास किया गया विपक्ष की तरफ से, उनकी सरहदों पे जो विमानें खड़ी हैं वो हमारी देश की रक्षा के लिए तैनात हैं और वो बखूबी हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन आखिरकार जब कांग्रेस मांग ये कर रही है कि जेपीसी की जांच होनी चाहिए, तो आखिरकार सरकार क्यों तैयार नहीं है? इससे पहले 2019 में भी लगातार कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया। सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि कई विपक्षी दल ऐसे थे जिन्होंने ये मांग की थी, एक बार फिर से कांग्रेस ने की थी। तो जेपीसी जांच में क्या समस्या है? देखिए, जहां तक जांच का सवाल है वो सरकार को तय करनी है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर विश्वास दिलाऊंगा कि इसमें कोई दलाली की बात नहीं है। अभी एक न्यूज भी आया था, मैं आपको लेटेस्ट न्यूज भी बता देता हूँ कि एक विदेशी मीडिया ने फ्रांस का ही ये न्यूज है जिसमें उन्होंने कहा कि जो राफेल दी गई है भारत सरकार को, उसमें हर तरह की पारदर्शिता बरती गई है। अगर इसकी जांच की बात अगर कहती है तो हम तैयार हैं, वहां की टीम भी तैयार की गई है। लेकिन मैं आपको इस चीज के लिए विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की जब भी कोई सुरक्षा की बात की जाती है उस समय हमारी विपक्ष हमेशा असंतुष्ट हमसे नजर आता है। सवाल यही तो खड़ा होता है कि अगर अपने देश को सशक्त बनाने के लिए 2 कदम हम आगे बढ़ते हैं तो आपको परेशानी क्यों है? आपको किस प्रकार का भय है? आपको क्या डर सताता है? ये वही सेना है, ये वही जल सेना है, जो भी आप कहें। हमने उनको बस मजबूती से उनके शक्ति का स्मरण कराया, अभी जाकर आज जो हम नए भारत की कल्पना करते हैं वो उनकी देन है। और ये डिपेंड करता है आपके सेनापति पे कि उनका नेतृत्व कैसा है। मैं बस इतना कहूंगा कि राफेल को लेकर बार बार विवाद में पड़ने से अच्छा है कि कुछ विकास की बातें को की जाए। और राफेल का जहां तक मुद्दा है, जो विपक्ष की जो मांगे हैं, जो तार्किक मांगे हैं, सरकार उस पर नजर रखती है। मैं एक विश्वास और दिलाना चाहूंगा मोदी जी आपको कि 2014 से अभी तक हमारे किसी भी मंत्री पे किसी भी प्रकार के आरोप नहीं लगे हैं, तो इससे ये जरूर सिद्ध होता है कि सरकार निष्पक्ष और ईमानदार है। लेकिन आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया सर, ट्वीट करके उन्होंने कहा कि जेपीसी की जांच केंद्र सरकार क्यों नहीं कराना चाहती। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए। सबसे पहला ऑप्शन है अपराध बोध, यानी कि मोदी सरकार को अपराध बोध है, वो शामिल है इन तमाम चीजों में, उसकी गलती है, अपराध है, किया है उसने। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी तो खुद अपने आप को कंफ्यूज रखते हैं, इधर उधर का बयान देकर। कभी वो वैक्सीन पे संदेह करते हैं, कभी या वो विदेशी मीडिया पे भरोसा दिखाते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन जहां तक अगर वास्तविकता की बात की जाए और अगर सीरियसनेस की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में किसी प्रकार की कोई अंतर कलह नहीं है। अगर हमारा देश अगर दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करने में सक्षम है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, न कि इधर उधर का प्रश्न उठाकर विपक्ष भी अपना समय जाया करता है और सरकार को भी परेशानी होती है जी। लेकिन दूसरे ऑप्शन का मैं सर, जो दूसरा विकल्प है उसका भी जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि यह बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि मित्रों को बचाना है, यानी कि इसमें चाहे एयरलाइंस से जुड़े हुए तो लोग हों या फिर इसके अलावा इस डील में और भी जो लोग शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये विकल्प भी उन्होंने रखा है। देखिए, ये राहुल गांधी जी का अपना विचार है। वो हर वक्त इस बात को कहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो शुभ बुद्ध की सरकार है और इधर उधर की बातें करके सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन ये उस बात को भूल जाते हैं कि खुद इनके जो जीजा जी हैं उनके ऊपर कितने आरोप लगे हैं, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग तक की केसेस है, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ एक चीज जरूर दिखता है कि अपने घर को जब वो मजबूत बनाते हैं और बनाकर वो जब एक्सपोज हो जाते हैं तो दूसरे पे तो आरोप लगाएंगे ही। मैं आपको एक चीज के लिए और भरोसा दिखाता हूँ। पहले राफेल की जो कीमत थी और अब की कीमत में काफी अंतर हुआ है और जो टेक्नोलॉजी दी गई है, जो उड़न क्षमता है राफेल की, जिसको सैल्यूट करते हैं। अगर हमारे देश की, मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमारे देश की जो सुरक्षा मामला है उस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो ये गलत बातें हैं।
और ये यही नहीं, ये हर वक्त एक बात बोलते हैं, जो विदेशी मीडिया का और जो चाइना का और पाकिस्तान के स्क्रिप्ट की जो बात करते हैं, जो हर वक्त हम लोग कहते आते हैं, इन सब चीजों में इनको अपनी स्टैंड में सुधार करना चाहिए। और जहां तक मित्रों की बात है, तो आपके पास अगर कुछ सबूत है तो आप सरकार को दीजिए, बस कहने से नहीं होता है। इसकी पारदर्शिता रखी गई है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर नजर बना रखा है। अब इससे अच्छी बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र कर रहे हैं समित पात्रा का, हमने बयान भी अभी सुनवाया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या स्थिति रही है वो भी हमने देखी है। अब एक और जो विकल्प दिया गया, उन्होंने लिखा कि जेपीसी को राज्यसभा सीट नहीं चाहिए। उसी सुप्रीम कोर्ट के जो जज वहां से रिटायर होने के बाद जब उनको जब राज्यसभा भेजा गया, ये सीधे तौर पर उस ओर निशाना साध रहे हैं। मैं इस पर कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी, हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए राहुल आनंद जी। एक बार फिर से रुख में आप ही का करना चाहूंगा। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से रत्नाकर सिंह जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। राहुल आनंद जी, रुख एक बार फिर से आप ही का। लेकिन जिस तरीके से ये विकल्प दिया गया कि जेपीसी को राज्यसभा सीट नहीं चाहिए, राहुल आनंद जी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इनकी आंतरिक बातें हैं, ये किस प्रकार से किस बात का खंडन करते हैं, ये इनके विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है। और जहां तक नहीं, वो सीधे तौर पर उस बात का जिक्र कर रहे हैं जब एक रिटायर जज को राज्यसभा भेजा गया, क्या विवाद हुआ था उस वक्त, और सीधे तौर पर जो फैसले हुए थे, कई बड़े फैसले क्योंकि उन्होंने लिए थे, उनमें से एक राफेल का भी था। ये उस ओर निशाना है सीधे तौर पर राहुल गांधी का। देखिए, जिस जज के बारे में आप बात कर रहे हैं, देखिए वो कांग्रेस के उनके जो भी लोग थे वो कांग्रेस के क्रेडिट लोग थे, क्योंकि उनके खानदान की अगर बात करें तो वो कांग्रेस शासित थे। लेकिन एक सबसे अहम बात यह है कि जो देश का जो लंबित मुद्दा था उनको उन्होंने समाप्त किया था, और जो सही चीज था उसका उन्होंने निर्णय लेने में सक्षम दिखाई थी, अपनी साझेदारी और भागीदारी भी अच्छे से निभाई थी। तो उसके सम्मान में उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सीट दिया था, न कि उसके बदले दिया था। हमने उनका सम्मान किया था। और जो राहुल गांधी जी जो ट्वीट करते हैं और जो करते आए हैं, इससे मैं नहीं समझता हूँ कि वहां जेपीसी का कुछ जिक्र होना चाहिए। वो एक संवैधानिक संस्था है जिसकी जो जांच करती है और अपने हिसाब से करती है। उसमें ना कोई सरकार का हस्तक्षेप होता है, ना अन्य लोगों का होता है। और जहां तक सम्मान की बात है, वो बेहतरी का बात है। ठीक है, रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। रत्नाकर जी, पहले तो यही बात पे मैं सवाल लेना चाहूंगा कि कांग्रेस ने एक बार फिर से राफेल के इस जिन को बाहर निकाल लिया है, क्या साबित करने की कोशिश है इस बार? देखिए, कांग्रेस ने इस जिन को बाहर निकाला है ऐसा नहीं है जी। ये एक्चुअली जो है ये एक बहुत बड़े पैमाने पे एक भ्रष्टाचार हुआ है, जो भ्रष्टाचार को मोदी सरकार दबाने की कोशिश शुरू से करती आ रही है। लेकिन यह भ्रष्टाचार अगर चोर है तो चोर की दाढ़ी में तिनका तो जरूर होगा, और यहाँ पे एक दो तिनके नहीं, तमाम तिनके हैं चोर की दाढ़ी में। इतनी लंबी दाढ़ी है तो बहुत सारे तिनके पड़े हैं, और तिनका निकल के बार बार बाहर आ रहा है। जैसा कि आपने देखा है कि फ्रांस में वहां पे जो भ्रष्टाचार हुआ है वहां पे जांच का आदेश दिया गया है, तो कहीं न कहीं धुआं वहीं उठता है जहां पे आग लगी होती है। भले ही हमारे देश में इनकी सरकार है और ये जांच नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन फ्रांस में कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार उजागर हुआ है और उसको जांच के दायरे में लाया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। और अगर यहाँ पे भी, भारत में भी अगर इस तरह की जांच की जाती है, अगर जेपीसी की जांच की जाती है, तो निश्चित तौर पे यह भ्रष्टाचार जो है इतने बड़े पैमाने पे जो इनके जो मित्र हैं, अंबानी और अडानी जैसे मित्रों को ये जो सेवा कार्य में जुटे हुए हैं, अनिल अंबानी की जो कंपनी एयरलाइंस डिफेंस, उसका बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और मोदी सरकार का इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा। तो इस तरह की चीजें जेपीसी जांच कराएंगे तो निश्चित तौर से सामने आएगा। लेकिन रत्नाकर सिंह जी, एक बात, क्योंकि जब आप जो जिक्र कर रहे हैं जिस जांच को लेकर, फ्रांस में जो जांच अभी जो नियुक्ति की गई है जिस जज की जांच के लिए, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का मामला है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है। आपकी देश की सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर अपनी बात कह चुकी है और ये साफ कर चुकी है कि किसी तरह का भ्रष्टाचार इसमें नहीं है। आपकी देश की सीएजी इसको लेकर ये साफ कर चुकी है। तो आखिरकार कांग्रेस को समस्या क्या है? देखिए, ये जांच जो है, इस जांच के दायरे में आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस जांच के दायरे में पूर्व राष्ट्रपति, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, उनको भी लाया गया है,
जो वर्तमान उनको भी लाया गया है। पूर्व जो रक्षा मंत्री उस समय थे सौदे में जो इन्वॉल्व थे उनको भी लाया गया है। नहीं सर देखिए, नहीं उनको लाया नहीं गया है। मेरे पास भी रिपोर्ट है और कल रिपोर्ट कांग्रेस ने भी हमें भेजी है ये, और बीजेपी ने भी, दोनों रिपोर्ट मेरे पास हैं। वहां पर जो ये दावा किया जा रहा है उनकी भूमिका की जांच की जाएगी, लेकिन उनकी ये जांच नहीं होगी कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। बहरहाल मैं वहां नहीं जाना चाह रहा। मेरा सवाल सर ये कि आपकी देश की सुप्रीम कोर्ट, आपकी सीएजी और वहां का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर उनके पर ज्यादा विश्वास हो गया, अपने देश की सुप्रीम कोर्ट पर नहीं? देखिए जरा मुझे 5 मिनट का समय दीजिएगा, मैं इस जांच के इस खुलासे के बारे में जरा डिटेल में बताना चाहता हूँ। जी जरूर। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से यूपीए सरकार ने इसका टेंडर किया था और जो 570 करोड़ का एक रफाल विमान था उसको मोदी सरकार ने 1670 करोड़ रुपए में खरीद के लाया। जो हमने रफाल विमान का सौदा किया था, 136 रफाल विमान का सौदा किया था, तो इनको बताना पड़ेगा कि ये 36 ही रफाल विमान का सौदा क्यों किया इन्होंने, और क्यों इन्होंने, सबसे बड़ी चीज, अहम चीज ये है कि क्यों उन्होंने भ्रष्टाचार के उस क्लॉज को हटा दिया। जो हमारे समय में भ्रष्टाचार के क्लॉज को रखा गया, जब ये सौदा हुआ उस समय भ्रष्टाचार के क्लॉज को हटा दिया गया ताकि ये भ्रष्टाचार का कभी जांच न हो और ये पकड़े न जाए, इस तरह का क्लॉज भी इन्होंने जब भी सौदा किया उस समय हटा दिया गया। देखिए कहीं कहीं ये जो बृहद रूप से इस पे जो घोटाला हुआ है उसका आप कोई भी समझ सकता है कि जो 570 करोड़ की जो एक रफाल विमान है वो 1670 करोड़ में क्यों लाया गया है। क्यों HAL जैसी कंपनी, HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनी जो है, जो 1964 से है और विश्व की टॉप 100 कंपनीज में है, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया रफाल विमान के लिए, और क्यों रिलायंस डिफेंस को जो सिर्फ 15 दिन पुरानी कंपनी है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया रफाल विमान के लिए। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार जब गए थे फ्रांस के दौरे पे तो उन्होंने रिलायंस जो भारतीय कंपनी है अपनी, उसको सामने न रखे इन्होंने रिलायंस डिफेंस को प्रमोट किया वहां पे और रिलायंस डिफेंस को इन्वॉल्व करने की गुजारिश की। कहीं न कहीं आप समझ लीजिए कि इसके पहले अभी भी भारत में ऐसा होता था कि जो भी रक्षा सौदे होते थे उसमें राजनीति को समाविष्ट नहीं किया जाता था, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो। लेकिन आज राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानने वाली भारतीय जनता पार्टी जब इनके अंबानी और अंबानी के निजी हित का बात आ जा है तो अंबानी और अंबानी जैसे लोगों का जो है राष्ट्रवाद जो है सर्वोपरि हो जाता है, उनका निजी लाभ जो है सर्वोपरि हो जाता है, और वो इस तरह का जो है रिलायंस डिफेंस को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का काम करते हैं। आप तो कहना चाह रहे हैं कि ये जो बड़े नाम इसमें शामिल हुए इस वजह से सरकार नहीं चाहती कि इसकी जांच हो? देखिए जांच तो होगी, जांच तो ये सर इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी जो इसमें भ्रष्टाचार। ठीक है, हेलो, ठीक है रत्नाकर जी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके तक नहीं पहुंच पा रही। मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं आपसे संपर्क साधने की, लेकिन राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल उनसे मेरा भी होगा। राहुल आनंद जी, जो संख्या थी उस संख्या भी आपने कर दी कम, और साथ में जो कीमत थी वो आपने कई गुना बढ़ा दी, ये वजह क्या रही? ये बात रत्नाकर जी भी कह रहे हैं और ये देश की जनता भी समझने की कोशिश कर रही है। देखिए सबसे अहम बात यह है मोहित जी, पहले जो राफेल की जो कीमत तय की गई थी, उसके बाद राफेल की कीमत को जो इनहांस किया गया, उसके बीच में जो टेक्नोलॉजी राफेल को दिया गया, जो टेक्नोलॉजी से लैस किया गया, उन टेक्नोलॉजी की लेकर कीमतें बढ़ी हैं, और जो 36 हमारे पास आई हैं और आगे और भी आएंगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब से ये राफेल आया है हमारे पास, तब से कांग्रेस को खास करके सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। इसलिए तकलीफ हुई है क्योंकि कांग्रेस ने आज तक जो भी प्रश्न उठाए हैं, चाहे वो उड़ी से हो, सर्जिकल स्ट्राइक से हो, राफेल से हो या गलवान से हो, इस सब में इनको मुंह की खानी पड़ी है, और सबने देखा है और देश भी देखा है। इन्होंने कोरोना पे भी उठाया, वैक्सीन को भी लेकर संदेह पैदा किया, लेकिन आज बहुत सफलतापूर्वक वैक्सीन भी चल रही है। तो जो कांग्रेस की जो भ्रम की जो स्थिति है उससे इनको बाहर निकलना चाहिए। और कीमतें जहां तक है वो पहले भी स्पष्ट किया गया था, अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को संतुष्ट करता हूं कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का कीमत बढ़ता है और सरकार इसके लिए स्वतंत्र है। देश के अंदर जो भी संस्था है वो खरीद बिक्री में वो अपना सहयोग करती है, वो सरकार चुनती है उसको। और जहां तक जेपीसी की बात है, जेपीसी का गठन अब तक 4 बार हो चुका है। सबसे ज्यादा तो ये जो जेपीसी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी,
इनका गठन कांग्रेस के ही शासन में हुआ है, कांग्रेस के ही लोगों ने इसका जांच भी किया है और कांग्रेस के ही शासनकाल में ये घोटाले भी हुए हैं। नहीं, तभी तो यही मांग की जा रही कि कांग्रेस के खिलाफ सबसे ज्यादा जेपीसी जांच हुई है और उन्हीं की सरकार थी। अब कम से कम एक बार आप तो करवा लीजिए सर, जब इतना बड़ा विवाद है, दो देश इसमें शामिल हैं और वहां पर जब उनके पूर्व राष्ट्रपति की और मौजूदा राष्ट्रपति की भूमिका की भी जांच की जाने की बात कही जा रही है। कल को अगर आपके देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी नोटिस भेजा जाता है, क्या वो भी जांच में शामिल होंगे? देखिए, अगर कोई त्रुटि पाई जाएगी तब ये सोचने का विषय है। अभी कोई त्रुटि ही नहीं पाई गई है। मैंने पहले भी कहा था कि पिछले 7 साल के शासनकाल में हमारे किसी भी मंत्री एमपी पे कोई दाग का धब्बा तक नहीं लगा। देखिए, तो इस आधार पर राहुल जी, आप ये बात पहले भी कई बार कह चुके हैं, वो आपका कहना है ना सर, कोई साबित अब तक नहीं हुआ है? या फिर कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस तो हर बात में वो भ्रष्टाचार की बात करती है, वो तो वैक्सीन में भी भ्रष्टाचार की बात कर रही है, विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। बहरहाल हम इस पर नहीं जाना चाहते। मेरी जो कोशिश है, मैं समझने की कोशिश ये कर रहा हूं कि यूपीए सरकार में कीमत कम थी और इनकी संख्या ज्यादा थी। आपकी सरकार में ऐसा क्यों कैसे हुआ? आप कह रहे हैं कि इसके अंदर जो असुविधाएं हैं, जो चीजें हैं, वो तकनीकी तरीका की जो चीजें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। अब इस चीज को ना तो यूपीए सरकार ने सार्वजनिक किया था, ना ही आपने किया है। लोग कैसे माने? लोग तो सवाल उठेगा तो उनके मन में शंका तो आएगी। देखिए मोहित जी, सबसे अहम बात ये होती है कि जो कीमतें तय होती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय की जाती है और ये 2 देशों का आंतरिक मामला होता है। और सरकार ने जो कीमत की बात कर रहे हैं उस पर सरकार कोई ऐसा तो नहीं कर सकता है कि 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए कोई घूस लेगा। ये तो कहना ही बेवकूफी है, क्योंकि जब जिसकी जो कीमत निर्धारित होती है और वो पैमाने तय करते हैं, उसके लिए डिफेंस है, डिफेंस के उच्च अधिकारी इसके बारे में तय करते हैं कि हमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी, किस प्रकार के औजार की आवश्यकता है। उसके अलावा वो निर्धारित किया जाता है और उनको ईओआई भेजा जाता है। जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाता है उसके बाद कीमतों का निर्धारण किया जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं फिर से अपने पुनः बात पे ही कायम हूं कि सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने पड़े उसको उठाने में वो सक्षम है। अगर हमने कोई चीज को खरीदा और वो उस पैमाने पे खड़े ना उतरे तो फिर उसको लाने का कोई मतलब नहीं होता है, वो हाथी का दांत हो जाता है। नहीं, लेकिन हमने जो राफेल, राहुल आनंद जी, देखिए, आप राफेल लेकर आए और ये यूपी के दौरान ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी और इससे पहले जितने भी हमारे हथियारों को लेकर या इस तरह की तमाम चीजों को लेकर जितने भी सौदे हुए हैं, आप लोगों ने खूब हंगामा खड़ा किया है। जेपीसी की जांच की भी मांग हुई है, कई बार हुई भी है जांच। लेकिन जब इस बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जो देखकर लाजमी लगता भी है कि जो संख्या थी राफेल्स की वो कम कर दी गई, भारत में ज्यादा संख्या में बनाए जाने थे, वो संख्या कम हो चुकी है और इसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है। एक सामने बैठा आम आदमी, उसके मन में शंका पैदा होगी, वो कैसे विश्वास करे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? सर देखिए, इसमें शंका रखने की कोई आवश्यकता नहीं है जी, किंतु परंतु का यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ। मैं फिर से कहता हूं कि किंतु परंतु का कहीं से कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर यहाँ कोई प्रश्न उठता है तो हमारी देश की सुरक्षा को लेकर उठता है। अगर विपक्ष को असंतुष्टि है तो वो एक सक्षम और व्यवहारिक प्रक्रिया में आके इस बात को करे। जेपीसी से सर और क्या व्यवहारिक होगा? जेपीसी से व्यवहारिक और क्या हो सकता है, जो कि ये प्रक्रिया पहले भी हो चुकी है? ठीक है राहुल जी, मैं आऊंगा आपके पास। रत्नाकर सिंह जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके रुख में करता हूं। रत्नाकर जी, आप भी अपनी बात कहिएगा, क्योंकि जो देश की जनता है वो कैसे विश्वास करे कि सरकार सच बोल रही है या कांग्रेस सच बोल रही है। लेकिन साथ में एक सवाल यह भी होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट और सीएजी को कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं? रत्नाकर जी, देखिए राहुल जी कह रहे हैं कि जैसा कि इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ा दी गई है, इसलिए आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज एकदम बढ़िया आ रही है, आप अपनी बात रखें। जी, तो जिस तरह से कह रहे हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी ऐड किया गया है इसलिए कीमतें इसकी जो है 1670 करोड़ रुपए होगी, तो कहीं न कहीं यह जो है गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। 3 गुना दाम अगर बढ़ जाता है किसी चीज का तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा अंश नहीं होता है। अगर टेक्नोलॉजी कोई वैल्यू एडिशन किया जाता है तो उसमें 2, 4, 5, 10 करोड़ ऐड कर दिया जाता है, न कि 570 से 1670 करोड़ ऐड कर दिया जाता है। तो ये पहली ही नजर में इस तरह का बड़ा जो एक प्राइस का डिफरेंस जो बना दिया गया, उसमें कहीं न कहीं इनके जो है अनिल अंबानी जी के रिलायंस डिफेंस को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब चीजें किया गया है। रही बात, देखिए इसमें कह रहे हैं ये कि
जो किसी भी तरह का इसमें पक्षपात नहीं किया गया है। मैं इनको और एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो कंपनी है, जो HAL जो है, भारत सरकार की कंपनी जो HAL है, उसको आपने क्यों नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट दिलाया? आप जो पहले से बनाती रही है, 15 दिन पुरानी कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिलाया? कहीं न कहीं आपके मन में जो है इस तरह की चीजें थी कि हम जो है रिलायंस को प्रमोट करें, हम HAL को प्रमोट नहीं करें। तो आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं या अनिल अंबानी के प्रधानमंत्री हैं, रिलायंस डिफेंस के प्रधानमंत्री? नहीं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठा रहे हैं रत्नाकर जी आप। राहुल जी जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत छोटे से ब्रेक पर मैं जा रहा हूं, जल्द हाजिर होता हूं। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 26,27,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रत्नाकर जी, रुख में एक बार फिर से आप का करना चाहूंगा, उसके बाद राहुल जी से जवाब लेंगे। रत्नाकर जी, एक बिंदु आपका ये मान लिया कि भाई 15 दिन पुरानी कंपनी जो अभी खुली है, आप उसके पास आपने काम करवाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जो पुरानी हमारे देश की जो सबसे पुरानी है, जो लगातार बनाती रही है, अनुभव रहा है, उससे दूरी क्यों? ये बिंदु एकदम सही बनता है आपका। लेकिन रत्नाकर जी, एक बात, क्योंकि कीमत की जो आप बात कर रहे हैं कि हम 570 थी, ये 1600 के पार चले गए, इस पर कैसे सरकार, जो लोग हैं वो विश्वास करें? क्योंकि ना तो कीमत आपने यूपीए के दौरान सार्वजनिक की थी और ना ही मौजूदा सरकार ने की है, तो इस पर कैसे विश्वास होगा? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही इजिप्ट का एक पेपर में, न्यूज़पेपर में भी आया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इजिप्ट ने 30 राफेल विमान खरीदे हैं। उसने कितने खरीदे? 4.5 बिलियन डॉलर में एक राफेल विमान खरीदा है। और मोदी सरकार ने वही राफेल विमान कितने में खरीदा है? मोदी सरकार ने 7.8 बिलियन डॉलर में एक राफेल विमान खरीदा है। तो कहीं न कहीं आप ऊंची कीमत पे खरीदते हैं तो आप कहीं न कहीं बिचौलियों को रखते हैं। आप जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बिचौलियों को करके। मैं एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब भी आप ये सौदा किए, उस समय आपने भ्रष्टाचार के क्लॉज को क्यों हटाया? वहां पे भ्रष्टाचार का जो क्लॉज था कि अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार पाया जाएगा तो उसकी जांच की जाएगी। तो मोदी सरकार ने जब यह सौदा किया, उस समय वहां पे भ्रष्टाचार का जो क्लॉज था, उस क्लॉज को पूरी तरह से हटाने का काम कर दिया है। तो अगर भ्रष्टाचार कहीं मन में अगर खो नहीं रहे, चोर की घड़ी में अगर तिनका नहीं रहे, तो इस तरह की चीजें करने का क्या औचित्य है? यह तो साफ प्रथम दृष्टिया ही नजर में आ जा रहा है कि 3 गुनी कीमत पे आपने खरीदी, आपने हमारे भारत सरकार की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की कोशिश नहीं की, आपने भ्रष्टाचार का जो है क्लॉज है वो हटा दिया। तो कहीं न कहीं चोर की गाड़ी में एक दिन का नहीं, सैकड़ों तिनके हैं। जो समय आने पे जेपीसी की जांच होगी तो उस समय सारे खुलासे हो जाएंगे और दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी जो व्यक्तिगत रूप से इस सौदे में जो रुचि रखते थे, उनके ऊपर भी आंच आएगी और रिलायंस डिफेंस के ऊपर आंच तो आनी ही है। आ जाए, चाहे हमारी सरकार आए तब आए, लेकिन आंच तो आनी ही है। चलिए, जांच तो आनी है। से जुड़ा मुद्दा हुआ है, यह रक्षा सौदे से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस मुद्दे को नजरअंदाज, दरकिनार नहीं किया जा सकता। ठीक है रत्नाकर जी, समझ सकते हैं आपका दर्द, हम समझ सकते हैं। 2019 में भी आपने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन बावजूद इसके जनता आपकी इस बात को नहीं समझ पाई। और आप जब भी आपकी सरकार आएगी, आप जांच की बात कर रहे हैं, हम भी दोनों चीजों को कि यूपीए सरकार में क्या सौदा था, कितनी कीमत थी, और साथ में बाद में एनडीए सरकार में किस तरह की स्थिति रही, कितना विवाद रहा, वो तमाम चीजें हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखा रहे हैं लोगों को। लेकिन राहुल आनंद जी, उन्होंने 2 बिंदु उठाए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सर दोनों। आखिरकार जो हमारी बहुत पुरानी जो हमारी लगातार इस तरह के हथियार बनाती रही है, जिसका एक अनुभव रहा है पूरी दुनिया में, जिसको जानते हैं, उस कंपनी को छोड़ के आपने अपने मित्रों की कंपनी को काम क्यों दिया? देखिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि संसद में राफेल को लेकर लंबी बहस चली है, खूब चली है। और चर्चा में भाग लेने के दौरान भी सरकार ने अपने विपक्ष को
संतुष्ट भी किया है अपने बातों से। लेकिन मैं थोड़ा सा हटके आता हूं। मैं आपको बता रहा हूं 29 जुलाई 2020 का एक न्यूज बता रहा हूं, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि ईटी ने इस आंतरिक गणना का दस्तावेज देखा है। नोट्स में कहा गया है कि भारत की जरूरतों के हिसाब से जो साजो सामान विमान में जोड़ा गया है, उसके चलते यूपीए वाली शर्तों पर हर राफेल जेट की कीमत 1705 करोड़ रुपए पड़ती है, जबकि एनडीए सरकार ने 36 विमानों पर जो डील की है उसमें भाव 1646 करोड़ रुपए पड़ा है। मैं आपको आगे आ जाता हूं। आगे आपको मैं स्पष्ट करता हूं कि भारतीय मुद्रा के गिरते स्तर का असर फ्रांस के ऊपर भी पड़ा है। जो लड़ाकू विमान भारत ने खरीदा है, 59,600 करोड़ रुपए में हुए राफेल विमान के सौदे 6400 करोड़ रुपए से बढ़कर 6600 करोड़ रुपए हो गए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है, भारतीय मुद्रा के गिरने की वजह से हुई है। वो बात ठीक है राहुल जी, आपकी ईडी वाली जो तस्वीरें हैं वो भी हमें जहन में है, लेकिन जो लोग सीएजी की बात नहीं सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं और राज्यसभा जाने की बात का इशारा कर रहे हैं, वो कैसे विश्वास करेंगे ईडी की रिपोर्ट पर, आपकी बात पर? जेपीसी तो फिर जरूरी हो जाती है। देखिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हाँ। कांग्रेस को जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से, कांग्रेस को हर एक चीज पर से भरोसा उठ गया है। आपने देखा होगा जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ने हमें जो आदेश दिया है उसका हमने सम्मान किया है। कभी हमने उसके आदेश में कोई सवाल तो भेजा है सर। लेकिन जब बात आती है कांग्रेस की, कांग्रेस ने हर वक्त उसको नजरअंदाज किया है। अगर आप कोई भी चीजों को उठा रहे तो किसान बिल पे भी जो कमेटी बनाएगी थी उससे भी कांग्रेस असंतुष्ट थी। मैं आ जाता हूं, आपने एक जानकारी जारी की थी हल के बारे में, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हल बैंगलोर में जिसका ऑफिस है, उसके ऊपर मैं बता दूं कीमतों के अलावा राफेल पर कांग्रेस का मुख्य सरकारी कंपनी HAL के साथ सौदा रद्द कर अनिल अंबानी की कंपनी और वर्षा के बीच हुए ऑफसेट करार को लेकर केंद्रित है। हर वक्त इससे उठाते हैं। जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद पूर्व राष्ट्रपति ने एक बयान जारी की थी, जिसमें उन्होंने खंडन किया था कि सरकार अपने हिसाब से पार्टनर को चुनने के लिए स्वतंत्र है। उसकी आधार पर बात है, जिसका बहुत भूचाल भी आया था फ्रांस के अंदर। अगर आप तथ्यों पे बात करेंगे तो ये सरकार नहीं राहुल जी, देखिए ये तमाम आप तकनीकी जो बातें कह रहे हैं आम आदमी नहीं समझ पाएगा। आम आदमी ये समझेगा कि 15 दिन पहले पुरानी बनी हुई कंपनी को आपने जो जिम्मेदारी दी वो आपने जो वर्षों पुरानी जिसने हमें बहुत सारे ऐसे हथियार ऐसे दिए हैं, हमारे साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है, उसको काम क्यों नहीं दिया, उसको इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, उसको नजरअंदाज क्यों किया गया? आम आदमी कैसे समझे? रत्नाकर जी ने जो सवाल उठाया सर, उसका जवाब देखिए। मैं बताता हूं, आम आदमी इनकी बातों को सिरे से खारिज कर चुका है। आम आदमी के बीच में ये कहते हैं 2019 के चुनाव में ये अपनी बातों को लेकर गए थे, राफेल इन्होंने किया था, लेकिन आम आदमी ने इनको सिरे से खारिज कर नजरअंदाज कर दिया था। इसलिए आम आदमी को कंफ्यूजन का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर कोई कंफ्यूजन का सवाल उठता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कंफ्यूज है कि वो किस प्रकार से मोदी सरकार को गिराना चाहती है और झुकाना चाहती है। नहीं, ये तर्क नहीं बन पाएगा ना सर। नहीं, ये तर्क नहीं बन पाएगा ना राहुल जी। देखिए, आप जेपीसी की वो जो मांग कर रहे हैं, आप उसके लिए भी मना कर रहे हैं, आप ये भी मना कर रहे हैं कि भाई हम क्यों बताएं कि भाई जो पुरानी जो 15 दिन पहले कंपनी बनी थी हमने उसको क्यों जिम्मेदारी में शामिल किया, हमने पुरानी में क्यों जो सबसे पुरानी थी देश की उसको क्यों नहीं शामिल किया? तो ये तर्क नहीं बन पाएगा सर। या तो जेपीसी की बात को मानिए या फिर एक ऐसा कोई बिंदु रखें ताकि लोग समझें इस बात को। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस की जो मांग है उसको क्यों खारिज की गई है, मैं आपको ये भी बताता हूं स्पष्टता के साथ। सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको क्लीन चिट दिया था और सर्वोच्च न्यायालय की बातों पे भी अगर कांग्रेस को भरोसा नहीं रह गया है तो फिर इस देश का संविधान कांग्रेस कैसे फॉलो करती है? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है। एक नैतिकता के आधार पर अगर देखा जाए, हम हर वक्त संविधान और व्यक्ति की आजादी की बात करते हैं और खुद संविधान को मानने से इनकार करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके ऊपर क्लीन चिट दे दिया तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता है। जी नहीं, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। रत्नाकर जी, आप सुप्रीम कोर्ट की बात को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? सीएजी की रिपोर्ट को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? जिस तरह से आज देश में लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, उससे ये साफ समझा जा सकता है कि देश में जो स्वायत्त शासकीय एजेंसियां हैं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, ये सारी स्वतंत्र जो स्वायत्त शासकीय एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों के ऊपर कहीं न कहीं मोदी सरकार
चाहे वो शीर्ष पे बैठे लोग हों, उनको लोभ देने का काम करती आ रही है, चाहे दबाव देने का काम करती आ रही है, वो अपने माध्यम से उनको अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए उपयोग में ला रही है। तो अगर इस तरह से जो एजेंसियां हैं उनको अगर किसी पार्टी के लिए या किसी सरकार के लिए काम करना शुरू कर देंगी तो परिस्थितियां कुछ इस तरह से बन के आएंगी, लोग जो है वह एजेंसियों के ऊपर से लोगों का विवाद उड़ जाएगा। आप चाहे एक अगर 10 उदाहरण मैं दे सकता हूँ एजेंसियों का जहाँ पे मोदी सरकार ने इसका उपयोग किया है। तो आज जो ये एजेंसियां हैं, क्योंकि मोदी जी की सरकार है और ये एजेंसियां उनके अधीन काम कर रही हैं, तो ये अपने हिसाब से उनको उपयोग में ला रही हैं। नहीं तो सर, ये तो वो वाली बात होगी कि जो कांग्रेस के फेवर में फैसले आ गए तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है, सीएजी बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर सरकार के खिलाफ चले गए तो फिर आप सर बात नहीं बन पाएगी इससे ना। क्या है कि आज जो अगर स्वतंत्र रूप से इन एजेंसियों को काम करने दिया जाए तो यह जो जांच की जाती है, जो चीजें हैं, जो जेपीसी की जांच हो, चाहे कोई भी इस तरह का, आपने जो उदाहरण दिया अभी रिटायर्ड जो है उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है, तो कहीं न कहीं नहीं, मैंने उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि राहुल गांधी ने आज जो ट्वीट करके विकल्प दिए हैं, उन्होंने कहा कि जेपीसी के लोगों को राज्यसभा जाने की चिंता नहीं है, वो राज्यसभा नहीं जा सकते हैं, इसलिए जेपीसी की जांच से बच रही है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, जेपीसी की जांच बिल्कुल करी जाए, इसमें हम पार्टी है और राहुल गांधी जी बिल्कुल मांग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो ये देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं और देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि कहीं भी कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे गठबंधन की सरकार रही हो, किसी सरकार ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया है, किसी भी बिचौलियों को लाने का काम नहीं किया है या कहीं पे भी कमीशन खोरी का काम नहीं किया गया है। तो लेकिन यह मोदी सरकार जो है अपने हम दो हारे दो के एजेंडे पे चलने का काम कर रही है। वह रिलायंस के अंबानी और अडानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसका साफ उदाहरण आप देख सकते हैं कि आज अंबानी और अडानी की जो संपत्ति है, उनकी संपत्ति में कई रत्नाकर जी, कांग्रेस के राफेल के नाम पर अपनी राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है, उसके पास मुद्दे नहीं रहे। यही वजह है किस तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले को लेकर इतने बड़े स्तर पर आप सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, मुद्दे हमारे पास देश से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे किसान मुद्दा हो, आप ये से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह सरकार मुद्दों को जो है लोगों तक पहुंचने देना नहीं चाह रही है। लोगों के जो है जबान को बंद कर देना चाह रही है, जो हमारे असल मुद्दे हैं। अगर आप देखिए ये जो राफेल वाला मुद्दा है, अभी कितने दिन तक चलेगा? मुश्किल से 1 या 2 दिन तक टीवी डिबेट पे आएगा, चाहे न्यूज़पेपर में आएगा, उसके बाद बात टीवी डिबेट की कोशिश करेगी, क्योंकि अखबारों की नहीं है, बात इस बात की है क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनावों में हमने देखा कि संसद भवन में भी आपने किस तरीके से इसको लेकर उठाया मुद्दे को, लंबी चर्चा हुई सर, उस दौरान भी आपने देखा कि लोकसभा चुनावों में हर जगह पर आपने इस बात को लेकर बड़े बड़े पैम्पलेट्स लगाए, बड़े बड़े राफेल के वहां पर जो पोस्टर्स लगाए गए, बावजूद इसके ना लोगों ने सुनी। सुप्रीम कोर्ट से भी इसको लेकर क्लीन चिट मिल चुकी है, तो फिर आखिरकार इसका लेकर इतना हाव तौबा मचाने की जरूरत क्या? देखिए, कहीं न कहीं मैंने पहले भी आपसे कहा कि धुआं वहीं उठता है जहां पे आग लगी होती है। अगर फ्रांस में अगर यह जांच कराई जा रही है वहां पे, तो वहां पे कहीं न कहीं पहले ऑडिट किया गया, ऑडिट में उन्होंने कुछ गड़बड़ियां पाई गई जिसके आधार पे यह जांच कराया जा रहा है वहां पे। तो कहीं न कहीं धुआं वहीं उठ रहा है जहाँ पे आग है। तो अगर वहां पे एक जो ये देखिए 2 देशों के बीच के सौदा है, फ्रांस के बीच का सौदा है। फ्रांस वहां पे जो पैसे लेने वाली कंपनी है और सौदा देने वाली कंपनी है, जो पैसे लेने वाली कंपनी है उसको कहीं न कहीं वहां पे घोटाला नजर आ रहा है, कहीं भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, वो जांच करा रही है। लेकिन हम जो खरीदने वाली हम देश है, हमारा भारत देश, वहां पे क्यों नहीं जांच कराई जा रही है? वहां पे आज सरकार क्यों शादी हुई है? यहाँ पे भी जांच कराइए, यहाँ पे भी देखिए कि किस तरह से जो है। सही बात है आपकी, बिल्कुल ठीक है। रत्नाकर जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, राहुल जी रुक करूंगा आपका, लेकिन उससे पहले बहुत छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रत्नाकर जी ने जिस तरीके से बिंदु उठाया उसको लेकर राहुल जी आप किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे? अगर वहां पर जांच शुरू हुई है, वहां पर अगर चिंगारी कहीं है तो धुआं जरूर उठ रहा है, यही वजह है कि लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि रक्षा मंत्रालय की जो आंतरिक गणना में दिखाया भी गया है इस बातों को कि राफेल की जो यूपीए वाली डील थी उसके मुकाबले 59 करोड़ रुपए सस्ता पड़ रहा है हमारा एक राफेल। मैं आपको थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूंगा। कीमत 59,000 करोड़ 59 करोड़ रुपए सस्ते पड़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो जानकारी, जी हाँ, ये जो जानकारी मिल रही है नव भारत टाइम्स में, मैं वो लिंक भी आपको भेज दूंगा। नव भारत टाइम्स में आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें एकदम स्पष्टता के साथ लिखा हुआ है। और मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो 126 विमान जो आने थे उसके बदले जो 36 विमान आए हैं, वो 36 विमान हमारे कम से कम 200 विमान पे भारी हैं। कैसे भारी है मैं ये भी आपको स्पष्ट करता हूं। उसमें लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि जो एक बेहतर टेक्नोलॉजी है, जो इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक जैमर पॉड जैसी क्षमताएं शामिल हैं। इस साजो सामान का दाम 36 विमानों वाली डील की तरह 126 विमानों वाले सौदे में से भी ऐसा रहता है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एक बार ही लगने वाली ये कीमत है। तो मैंने पहले ही कहा था, ये न्यूज है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये मीडिया है, मीडिया ने इस चीज को लिखा है। मैं वो लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जहां आप 126 लेकर दिखाना चाहते थे, आपका 36 विमान ही वो 200 विमान पे भारी है। तो जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पे एक ही बार कीमतें पेड की जाती है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम हमेशा के लिए करते हैं। तो ये अंतर है। और मैं आपको अभी भी स्पष्ट कर देता हूं, जो हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं वो बखूबी अपने बातों को रख रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल आपके सारे प्रश्नों को खत्म कर देता है, क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट कहा था इस बात को कि सुरक्षा के मामले में कभी भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमें सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहा है, हमें सांसद ने भी सराहा है, सांसद में इसकी बहुत लंबी बहस भी चली थी, एक चर्चा छिड़ गई थी, आपको जनता ने नकारा है। अगर कहीं हमें कोई आंतरिक कला होता या आंतरिक कुछ इधर उधर की बातें होती तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं हमें दबाने में सक्षम होते हैं 2019 के चुनाव में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को भी भरोसा है मोदी सरकार पे। नहीं होता तो तब ना जब जेपीसी होती। उन्होंने कोर्ट की बात, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट में जो बातें हुई और सीएजी की रिपोर्ट, उन दोनों चीजों को वो कह रहे हैं बार बार कि उनको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस दौरान चर्चा चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा गया था कि क्या सीएजी ने क्लियरेंस दे दिए हैं, क्या सीएजी ने तमाम जो तकनीकी चीजों को देखा है, और बाद में पता चलता है कि सीएजी ने तकनीकी चीजों को नहीं देखा है। तो इसको लेकर भी एक विवाद था उस वक्त भी। आप बार बार जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर तर्क दे रहे हैं। देखिए, जो नोट्स की बात होती है और जो सुरक्षा मामला होता है, जिसको तो यूपीए सरकार ने भी उसकी कीमत को नहीं खोला था और हमारी सरकार ने बस नहीं खोलती है, सरकार नहीं खोलती है यकीनन। हाँ, और नहीं खोलती है क्योंकि वो सुरक्षा का दृष्टिकोण होता है और ये विदेशी बातें होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें होती है। हाँ। अगर हम अपना रेट को एक्सपोज करेंगे तो दूसरे कहेंगे इस रेट पर मैंने लिया है। नहीं, बाकी हमारे विपक्षी जो दो देश हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनको भी अंदाजा लगेगा। लेकिन सवाल वो नहीं, सवाल ये तो फिर जेपीसी के लिए आखिरकार आनाकानी सरकार क्यों कर रही है? आपको उनके सामने तो तमाम तथ्य जब सामने आएंगे तो विवाद खत्म हो जाएगा। देखिए, विपक्ष अपनी बातों को रखे मजबूती के साथ, सरकार को लगेगा तो सरकार इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेगी। ये मोदी सरकार सबकी बातों को, सरकार कहां संज्ञान ले रही है? कब से मामले को उठाया जा रहा है? मोदी जी, मैं बता रहा हूँ सरकार क्यों नहीं सुनती इनकी बातों को, मैं आपको ये भी बताता हूँ। ठीक है, सरकार को नहीं सुनने की स्थिति में इन्होंने ही रखा है। विपक्ष के लिए ही सदन की भूमिका होती है। मैं बार बार इस बातों को कहता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष का एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा, और उसके इशारों से, उसके आईने, उसके चश्मे से। ठीक है राहुल जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। सवाल फिर से मेरा ये भी होगा कि बीते रोज बीजेपी ने जो जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि कुछ विरोधी कंपनियां होती हैं जो अक्सर इस तरीके से लोगों को गुमराह करने के लिए एक फर्जी केस या फर्जी बातें उछालने की कोशिश करती हैं। एजेंट घोषित किया गया था बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी को। हंसी आती है, मैं ऐसे जो प्रवक्ता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की बातें करते हैं, कहीं न कहीं देखिए, देश की सुरक्षा का मामला हो या आंतरिक मामला हो, रक्षा सौदे से मामला हो,
देश की बात पे विपक्षी पार्टी जो है हमेशा अपने आवाज उठाती रहेगी। इनकी लाख कोशिश रहे कि हमको हमारी आवाज बंद कर दे, वो बंद हो नहीं पाएगी। हम सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज को उठाएंगे ही उठाएंगे, चाहे इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर कोई भी दुष्प्रचार करे, कोई भी आरोप लगाए। देखिए, मैं राहुल आनंद जी की बात कहना चाहता हूँ। राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि हमने 36 विमान क्यों लाया, हमने 126 विमान क्यों नहीं लाया। साहब, हमने रक्षा सौदा किया फ्रांस की कंपनी के साथ, फ्रांस के साथ। हमने तो उसकी काबिलियत, हमने कभी उसकी क्षमता पे शक नहीं किया। हमने रफाल की क्षमता को समझा, इसलिए हमने रफाल को अपने देश में लाना चाहते थे। हमने रफाल पे उंगली कभी नहीं उठाई है। हमने तो उंगली मोदी सरकार पे उठाई है। हमने तो उंगली मोदी सरकार की जो इस भ्रष्टाचार पे उठाई है। हमने उंगली तो उस पे उठाई है जो मोदी सरकार ने अपने मित्र को फेवर किया है। हमने उंगली तो 570 करोड़ की एक विमान की कीमत 1670 करोड़ कर दिया, उस पे उठाई है। हमने तो उंगली 126 विमान क्यों नहीं खरीदा, सिर्फ 36 ही विमान क्यों खरीदा, हमने तो उंगली उसकी उठाई है। हमने तो उंगली उस पे उठाई है कि हमारे भारतीय कंपनी HAL कंपनी पे आपको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिलाया। 15 दिन पुरानी कंपनी पे रिलायंस डिफेंस की कंपनी को आपने ये सौदा क्यों करवाया। नहीं रत्नाकर जी, ये तमाम बातें कांग्रेस पहले कह चुकी है। लोकसभा चुनावों में कहा गया, संसद भवन में कहा गया, उन्हीं बातों को आप बार बार कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप सवाल उठा रहे हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उंगली उठती है, उसमें उंगली CAG पर भी उठती है। देखिए, इसमें क्या है, JPC राहुल गांधी ने कहा कि JPC जांच कराई जाए। उसका JPC जांच कराई का एक कारण है, JPC जांच अगर कराई जाएगी तो उसमें जो सदस्य होते हैं वो कहीं न कहीं किसी लालच में नहीं पड़ते हैं। उनको के राज्यसभा जाने का कोई लालच नहीं रहता है। जैसा कि पहले भी देखा गया है कि जज को रिटायर होने के 3 महीने के अंदर ही राज्यसभा का सदस्य बिल्कुल मैं समझ गया आपकी इस बात को। इसको लेकर उस वक्त भी काफी हंगामा हुआ था। मांग कर रही है। अंतिम कमेंट के रूप में राहुल आनंद जी आपके पास में आ रहा हूं, और आप किस तरीके से आश्वस्त कराएंगे कि इसको लेकर JPC जांच क्यों नहीं हो रही है? आखिरी कमेंट होगा सर आपका। देखिए सर, मैं सबसे मजबूती वाली एक बात कहूंगा कि फ्रांस में एक NGO ने राफेल को लेकर शिकायत की है और उसके लिए वहां पे मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया गया है। मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है जी, और यही नहीं, लेकिन हमारे देश में इस प्रकरण को राहुल गांधी कांग्रेस जिस प्रकार से राजनीति कर रही है, ये एक दुखद है। मैं आपको और थोड़ा स्पष्ट करूंगा कि जब सर्वोच्च न्यायालय और कैग ने राफेल को लेकर अपनी रिपोर्ट जनता के बीच रखा है, तो फिर संदेह और किंतु परंतु का प्रश्न कहां से उठा? कम शब्दों में सर, सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिस प्रकार से इनको देश के लोगों पे भरोसा नहीं, देश की नौजवानों पे भरोसा नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों पे भरोसा नहीं है, उस प्रकार इनको देश के द्वारा किया गया सौदा पे भी भरोसा नहीं है। इसीलिए शायद कांग्रेस की स्थिति हो गई है। चलिए ठीक है, बस यही कहूंगा। ठीक है, रत्नाकर जी का भी आखिरी कमेंट लेना है सर। एक लाइन में सर, रत्नाकर जी एक लाइन में बस। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये राष्ट्र को सर्वोपरि मानने का जो काम करती है, लेकिन के मौके पे देखा गया है कि ये राष्ट्र को सर्वोपरि करने का जो इनका जो एक प्रचार करती है लोगों के सामने, वह प्रचार एक साइड में रख जाती है। तब जब इनके मित्र अंबानी और अडानी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। JPC सरकार कराती है या नहीं कराती है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर से राजनीति के तौर पर एक बार फिर से इसको उठाती नजर जरूर आ रही है। लगातार खबरों के लिए देखते रहे ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।